हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर लेक्चर नंबर 7। एक्चुअली लेक्चर नंबर 7 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून विथ मी। और मैं आपको लास्ट लेक्चर में मतलब लास्ट क्लास में आपको असाइनमेंट दिया था वेक्टर पर, ठीक है, वेक्टर एडिशन पर और वेक्टर सब्सट्रैक्शन पर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पर। बहुत सारे बच्चे मतलब लगभग 50% बच्चे, 50 से भी ऊपर परसेंट बच्चे मुझे लगभग सारा असाइनमेंट करके दिए। कुछ बच्चों को कुछ प्रॉब्लम में डिस्कशन चाहिए था कि सर आप एक हेल्पिंग वीडियो बना करके उस असाइनमेंट पे दे दो सर, तो वो मैं आपको कल तक मैं दे दूंगा, वो एक हेल्पिंग के लिए, ठीक है। उसी पर मैं बता दूंगा आपको, स्क्रीन पर ही बता दूंगा सारा, किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगाना है आपको। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी था यार, हो सकता है वो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा होगा, पता नहीं, बट क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा सर आप बहुत इजी क्वेश्चन कराते हो या फिर आप बहुत टफ क्वेश्चन कराते हो। दोस्त देखो, इजी या टफ कुछ नहीं होता है। अगर आपसे वो बन गया तो इजी है, अगर आपसे नहीं बना, अगर आपको समझ नहीं आया तो वो टफ होता है, ठीक है। नहीं, सच में यार इजी और टफ का कंसेप्ट ही यही है एक्चुअली। इजी आप किसको कहते हैं? जो आपसे हो जाता है वो इजी कहलाता है ना आपसे, और जो आपसे नहीं होता वो क्या कहलाता है? टफ। या जो आपको समझ में नहीं होता क्या बोलता है वो टफ है सर? नहीं, एक्चुअली इजी या टफ तो वो एक रिलेटिव चीज़ है, वो एक सब्जेक्टिव बात हो गया ना, कौन सा चीज़ इजी है, कौन सा चीज़ टफ है। बट आपके लिए एक बात यकीन मानो, ये जो सिलेबस है 11th-12th का जो सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। ये सिलेबस पूरा प्योर सिलेबस आपके लिए है, 11th क्लास 12th क्लास के लिए सिलेबस है। बट आपको ये टफ किसी भी हालत में नहीं लगना चाहिए। बहुत बच्चों को टफ लग जाता है, सर मुझे वेक्टर टफ लग रहा है, मुझे सर फिजिक्स टफ लग रहा है। अरे भाई, नहीं लगना चाहिए टफ। अगर आपको टफ लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मेहनत में कमी हो रहा है दोस्तों। मेहनत ठीक से करो, प्रॉपर मेहनत करो। आपका हो सकता है कि जोश तो धीरे धीरे कम हो रहा होगा, जोश कम मत करो अभी यार, ठीक है। जब फिजिकल क्लासरूम में आओगे ना, यकीन मानो पिछुआ जाओगे तुम यार, ठीक है। जैसे आप 9th-10th में बहुत सारे बच्चे पीछे चले जाते होंगे, है ना, उसको थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सेशन आ जाता है कि सर मैं कैसे क्लास में टॉप करूंगा। अरे यार, लॉकडाउन में तुम लोगों को बहुत अच्छा टाइम मिला था घर पे अच्छे से पढ़ लेने का भाई, ठीक है। तो घर पे अच्छे से पढ़ो, बैठ करके लेक्चर को अच्छे से देखो। आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, अच्छे से लेक्चर को देखा करो। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मेरे पास कोई दूसरा सर चारा है, नहीं है आपके पास कोई दूसरा चारा दोस्त। अच्छे से लेक्चर को देखो, अच्छे से लेक्चर को पढ़ो, ठीक है। क्यों, क्या होगा ऐसा ना, जब आप पूरा 11th खत्म कर लोगे तो ऐसा इतना मोटा कॉपी आपका लगभग 4 से 5 कॉपी फुल हो जाएगा दोस्त, सिर्फ 11th के फिजिक्स में। 12th के फिजिक्स में 3 से 4 कॉपी इतना मोटा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि उस समय आप फिर सोचोगे, क्योंकि क्या होता है ना, फिजिक्स में एक प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अगर ये चीज ठीक नहीं हुआ तो फिर अगले वाले में प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझे तो फिर अगला कंसेप्ट में आपको 100% दिक्कत होगा। तो जितना कोशिश करो, जितना हो सकता है उतना ज्यादा समझने का कोशिश करो, अपना फुल एफर्ट डालो, ठीक है। चलो वो सब चीज हम लोग हटाते हैं फिलहाल। अभी हम लोग आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, ऑफ वेक्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो लोग पढ़ेंगे वो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर पढ़ेंगे। देखो, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर भी हो सकता है। फिलहाल जो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है फिजिक्स में जो यूज होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर है। मैथमेटिक्स में आप प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर ही पढ़ोगे आप, ठीक है। बट मैं उतना स्टाइल नहीं मारूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर पढ़ाऊंगा आपको, जो आपको फिजिक्स में यूज होगा, नीट लेवल में जो यूज होता है या फिर जेई लेवल में जो भी यूज होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज इनफ फॉर फिजिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। देखो, आप एक चीज सोचो, 2 वेक्टर को एडिशन करते थे या फिर सब्सट्रैक्शन करते थे तो एक नया वेक्टर आता था जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर बोलते थे ना, एक न्यू वेक्टर आता था जिसको आप क्या बोलते थे? रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपका एक बात तो क्लियर हो गया ना कि 2 वेक्टर को जोड़ो या घटाओ, हमेशा एक वेक्टर आता था जिसका नाम था रिजल्टेंट वेक्टर। हमेशा क्या आता था? वेक्टर। बट दोस्त, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 वेक्टर में अगर हम लोग बात करें, 2 वेक्टर को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर जब भी करोगे आप, 2 वेक्टर को जब भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्ट 2 चीज आ सकता है। उसका रिजल्ट या तो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, या तो क्या हो जाएगा? वेक्टर। वेक्टर मतलब क्या? जिससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, ठीक है, वो वेक्टर। 2 वेक्टर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर आएगा, या तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका? स्केलर आएगा, ठीक है। अगर रिजल्टेंट स्केलर आया
रिजल्टेंट क्या है, अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई किया और रिजल्टेंट क्या हुआ, स्केलर हुआ, तो उस टाइप के प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो दो टाइप के प्रोडक्ट होता है दोस्तों, पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे, या तो स्केलर आएगा, ठीक है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, या तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मतलब वेक्टर आएगा। क्या आएगा, वेक्टर। मतलब क्या, दो वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट जो भी आएगा, अरे 2 × 3 एक रिजल्टेंट हुआ ना, 6 एक रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट जब स्केलर होगा तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। जब रिजल्ट उसका वेक्टर में आएगा, वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो दोनों में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे उसको, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट भी। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। और इस वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो दो टाइप का रिजल्टेंट होता है, रिजल्ट दो टाइप का होगा, एक तो स्केलर भी हो सकता है, दूसरा वेक्टर भी हो सकता है। अगर स्केलर हुआ रिजल्ट तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर हुआ रिजल्ट तो उसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे, पहला हम लोग पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या पढ़ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट फिर से सुन लीजिए, दो वेक्टर का हम लोग कर रहे हैं। कितना वेक्टर, दो वेक्टर का, तीन वेक्टर यहां पे नहीं लाएंगे, ठीक है, दो वेक्टर लाएंगे। पूरा प्रॉपर्टीज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे वो दो वेक्टर के लिए होगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट या आपका डॉट प्रोडक्ट दोनों एक ही बात होता है। इसमें जो आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो रिजल्ट जो आएगा आपका, रिजल्ट, अरे दो चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ तो रिजल्ट होगा ना, इसमें जो रिजल्ट होगा वो स्केलर होगा। क्या होगा, स्केलर। स्केलर मतलब क्या, ओनली मैग्नीट्यूड होगा उसमें, ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आएगा, तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, इसका जो नोटेशन होता है ना, नोटेशन कैसे क्या दिया जाता है, इसका नोटेशन सुनो। नोटेशन दिया जाता है डॉट से। किसे दिया जाता है, डॉट से। मान लो ए और बी दो वेक्टर है, और ए और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, अगर वो स्केलर प्रोडक्ट है, क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो उसका नोटेशन होगा ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है। या कुछ और ले लो एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक फोर्स है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का अगर स्केलर प्रोडक्ट लिखोगे तो एफ डॉट एस इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। या फिर आप कुछ भी ले लो, मान लो कि आपका पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो वो एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता है, या मतलब स्केलर प्रोडक्ट होता है। आप उतना मत जानो उसमें, ठीक, उतना जाने की जरूरत नहीं आपको। तो आप जब लिखोगे, आपका जो मतलब आप नोटेशन में ऐसे लिख सकते हो, फोर्स एफ डॉट वी, मतलब क्या हुआ इसका, ये फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट है। नोटेशन ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है, नोटेशन ऐसे लिखते हैं। क्रॉस का नोटेशन में यहाँ पे क्रॉस आ जाता है, ये आ जाता है, यहाँ पे ये आ जाता है, क्रॉस आ जाएगा आपका नोटेशन में। जैसे क्रॉस होगा, ए क्रॉस भी, मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या होता है हम लोग उसको पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, डिफाइंड एज इस तरीके से। देखो, अगर मान लो दो वेक्टर है ए डॉट बी, क्या है, ए डॉट बी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं सुनिएगा। डिफाइन क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। जैसे सपोज करो आपका ये वेक्टर ए है, ठीक है, और मान लो दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल मान लो आपको थीटा है। क्या है, थीटा है। तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ। अरे मैं आपको बताया था, सिंपल ए लिखा हुआ मतलब मॉडुलस ऑफ ए ही लिखा हुआ है। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो आपको अगर डॉट प्रोडक्ट बोला निकालने के लिए, तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन समझ लिए, डिफिनेशन यही था आपके लिए, डिफिनेशन यही था।
हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल देख लो। डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल। किसका बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल। आपको जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन, ठीक है, कार्य जिसको बोलते हो आप हिंदी में, वर्क डन जो होता है ना वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। मतलब आपका वर्क डन जो होता है क्या है, ये वर्क डन। तो वर्क डन बराबर जो होता है ना वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या सिंपली एफ एस कॉस थीटा। एफ फोर्स इंटू एस डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन, मतलब कॉस थीटा, ठीक है। वर्क डन इज द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको स्टेटमेंट में नहीं लिखा हूं, सिंपल लिख दिया हूं आपको नोटेशन फॉर्म में, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया आपका। एक और एग्जांपल देख लो। पावर जो होता है आपका, पावर, ठीक है, पावर जो होता है ना वो फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट होता है। फोर्स और वेलोसिटी का क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। फोर्स डॉट वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, पावर। मतलब पावर को आप ऐसे लिख सकते हो, एफ इंटू वी कॉस थीटा, एफ इंटू वी कॉस थीटा। तो आपसे कभी मतलब वेक्टर में क्वेश्चन आ गया, पावर इज द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। क्या निकाल, मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाऊंगा अभी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी तो बस कहानी स्टार्ट हुआ, ठीक है। एफ डॉट भी होता है। अच्छा एक बात और, जैसे आप यहाँ पढ़े हो, क्या पढ़े हो आप, सुनो, ए डॉट बी बराबर में आपको क्या पढ़ा है, आपको मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। मतलब कॉस थीटा क्या है, मान लो ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। याद रखना दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा लेते हैं, टेल वाला। ऐसा नहीं कोई भी एंगल ले लोगे आप, अरे ये वाला भी तो एंगल है ना, ए और बी के बीच का एंगल, नहीं, टेल को जोड़ो। किसको जोड़ो, टेल को जोड़ के एंगल लो। किसको जोड़ के एंगल लो, टेल को जोड़ करके एंगल लोगे तो आपका ये जो थीटा है ना, यही थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए बी कॉस थीटा डिफाइन करते हैं ऐसे। कैसे हुआ आप ये मत सोचिए कैसे सर प्रूफ करो आप इसको, डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया गया, नहीं। देखो एक्चुअली क्या मल्टीप्लीकेशन में दो हुआ, एक स्केलर दूसरा वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, सिंपल। यहां पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सिंपल, ठीक है। अब देखो इसका कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा आपको, ठीक है, लेक्चर के लास्ट में। और इसमें कुछ है ना, मतलब आपको इसमें कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सिंपल याद रखना है, वेक्टर प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक स्केलर दूसरा वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रिजल्टेंट स्केलर आ गया तो उसको बोलेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, अगर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया तो उसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। उसका सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, उसका दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है, मान लो दो वेक्टर ए और बी है तो ए डॉट बी को डिफाइन किया जाता है ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसका मतलब इसका आप ये समझो ना, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या, मैं आपको उस पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है हम लोग का, ठीक है। तो ये हुआ आपको। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। किस पर बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है डॉट प्रोडक्ट के लिए, और ये बहुत ही जरूरी है आपको, ये बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। जैसे देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, पहला पॉइंट क्या है, मैं पहला पॉइंट आपको क्या बताना चाहता हूं, सुनिएगा। पहला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा यार, जब ये टर्म मैक्सिमम होगा। और ये टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा कहां पे, कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 + 1 ना, कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1। तो थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 1 लोगे तो थीटा बराबर क्या हो गया आपका, क्या हो गया 0 डिग्री। तो मतलब केस 1 में क्या ले रहा हूं आपको, व्हेन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0। तो देखो ए डॉट बी बराबर क्या होगा आपका, ए डॉट बी बराबर होगा ए इंटू बी, सिंपल।
मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, विच इज मैक्सिमम, मैक्सिमम हुआ ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू ए डॉट बी का कब होगा दोस्त, जब ए और बी के बीच का एंगल जीरो होगा, मतलब ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन बी वेक्टर होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम। अच्छा दूसरा में आ जाओ, थीटा बराबर 0, 90 ले लेते हैं, थीटा बराबर 90 लोगे तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, ए डॉट बी, सोचो क्या होगा, ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा कितना आपका, कॉस 90, अरे थीटा कितना लिए, ए और बी के बीच एंगल 90 डिग्री लिए, तो कॉस 90 0, तो ये क्या होगा 0 ना, इंटू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया ना आपका, हुआ नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 0, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा 0, कैसे हुआ समझ में आया, अरे ए डॉट बी बराबर ए बी इंटू कॉस 90 और कॉस 90 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया ना, इसलिए ए डॉट बी बराबर 0 लिख लिया, कब, जब थीटा बराबर 90, ये क्या हो गया मिनिमम हो गया, तो मिनिमम, तो देखो ए डॉट बी मिनिमम कब होगा दोस्त, मिनिमम कब होगा, ठीक है, मिनिमम होगा ये जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए 90, तो याद रखना अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0, यहां से अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0, तो याद रखिएगा, याद क्या रखना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर is always zero, is always zero। याद रखिए दो वेक्टर का परपेंडिकुलर है, उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या होगा 0, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर है, अगर उसका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा उसका आंसर, सिंपल मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन कर दो आपस में, ए इंटू बी आ जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा ये जो है मिनिमम है 0, ए डॉट बी 0 मतलब मिनिमम हुआ। तीसरा ले लो, तीसरा पॉइंट ले लो आप, जब थीटा का वैल्यू आप ले लो 180, थीटा बराबर 180 लोगे आप, थीटा बराबर कितना ले लो 180 डिग्री, तो देखो ए डॉट बी बराबर क्या होगा आपका, ए डॉट बी यहां से देखो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होता है ना, ए इंटू बी इंटू कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1, तो ए इंटू बी इंटू -1 कितना हो गया -ab ना, तो यहां पे मैं लिख लूं -ab मतलब क्या, -a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये है, ठीक है, -ab। देखो -ab है तो ये जो है मैक्सिमम है, मैक्सिमम किसमें, निगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम इन निगेटिव में मैक्सिमम है, मतलब मेरे कहने का मतलब निगेटिव मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए आपका 180 डिग्री, कितना हो जाए, मतलब एंटी पैरेलल हो जाए, मतलब एक वेक्टर इस तरफ हो, दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट में हो, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है -ab, क्या होगा -ab, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा -ab, मतलब ये निगेटिव में मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आप यहां से एक बात बोल सकते हो, आपको थोड़ा चीज क्लियर हो रहा होगा। चौथा पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, जब थीटा का वैल्यू है ना एक्यूट एंगल होता है ना, मतलब थीटा का वैल्यू 90 से कम हो, थीटा वैल्यू 90 या 90 से कम हो, ठीक है, 90 से कम हो, ले लो। देखो जब थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा ना, देखो कॉस ए इंटू बी, ए भी पॉजिटिव होगा बी पॉजिटिव होगा, कॉस 90 से कम कोई भी एंगल लोगे आप, 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल लोगे, ठीक है, तो देखो कॉस का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या होगा, जब थीटा इज लेस देन 0 होगा, लेस देन 90 होगा, तो आप यहां से बोल सकते हैं आपका जो ए डॉट बी जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। 90 से कम एंगल के लिए ए डॉट बी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव को कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा ना, तो ए डॉट बी हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा, ठीक है, ए डॉट बी हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा। और फिफ्थ पॉइंट में देख लो, अगर थीटा का वैल्यू क्या हो जाए आपका 90 से, थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो जाए और 180 से छोटा हो जाए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो वैसे आपको मैं पहले से बता चुका हूं कि हम लोग जब भी थीटा लेते हैं वो क्या होता है 0 से 180 के बीच में होता है, इसलिए मैं 0 से 180 के बीच में आपको एंगल सोचना है, ठीक है। जैसे मान लो एंगल हो गया 210 डिग्री, तो आप उधर से लोगे तो कितना हो जाएगा एंगल आपका, सोचो 150 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 डिग्री, तो आप एंगल 150 लोगे, ठीक है। जब थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो देखो ए डॉट बी मतलब 90 से बड़ा क्या मतलब हुआ, थीटा का वैल्यू जो है 90 से 180 के बीच में हो, देखो तो कॉस थीटा क्या होता है निगेटिव ना, 90 से 180 के बीच में, तो क्या होगा ए डॉट बी निगेटिव, मतलब 0 से कम हुआ ना, निगेटिव मतलब 0 से कम, निगेटिव 0 से कम,
ठीक है, तो याद रखिएगा 0 से 90 में अगर एंगल है तो ए डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर 90 से 180 के बीच में एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आपका होगा, बोलो यार सोच के बोलो, निगेटिव। 90 से 180 के बीच में निगेटिव, ठीक है। और आ जाओ 5 और 6 में आ जाइए। अच्छा और भी पॉइंट है इसमें बताने के लिए आपको, जैसे मान लो दो वेक्टर है, मतलब एक वेक्टर है उसको सेल्फ से मल्टीप्लाई करो, सेल्फ से डॉट करो। जैसे मान लो एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, उसको डॉट प्रोडक्ट करवाओ उसी वेक्टर से, मतलब ए डॉट ए, समझ गए, ए डॉट ए। ए डॉट ए का क्या मतलब होता है दोस्त, मतलब एक वेक्टर ए है उसको उसी से मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 लिखते हो ना, उसी तरह ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। कौन सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट वाला, ए डॉट ए। ठीक, इसका वैल्यू क्या होता है मैं उस पर डिस्कशन कर लेता हूं आपको। देखो फॉर्मूला से क्या जानते हो आप, फॉर्मूला जानते हो, दिस इंटू दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इंटू दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इंटू बीच का एंगल। तो क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, अरे ए इंटू ए हुआ ना, ए डॉट ए क्या होगा, यहाँ पे बी होता तो क्या ए इंटू बी लिखते, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए इंटू ए लिखे। ये सिंपल स्केलर है, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या ये मैग्नीट्यूड है, ए इंटू कॉस। देखो ए डॉट ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा, 0 ना। अरे यार देखो एक वेक्टर ऐसे है, उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री भाई, कितना बन रहा है 0, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना होगा ए इंटू ए, क्या हो गया ए स्क्वायर, क्या हो गया ए स्क्वायर। तो याद रखिएगा, याद रखेंगे, क्या याद रखना है आपको, कहीं पर अगर लिखा हुआ है ए डॉट ए, कहीं पर अगर आया ए डॉट ए, ठीक है, तो आप इसको सिंपली ए स्क्वायर लिख सकते हो या सिंपल ऐसे भी लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर। अरे ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है ना, ये मैग्नीट्यूड ही तो है ना, और ये मैग्नीट्यूड है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, समझे। तो इस बात को आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। ए डॉट ए बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। इससे मैं एक्चुअली आपको कुछ बताने जा रहा हूं, 7 पॉइंट में आ जाइए, ठीक है। अब देखो आपके पास यूनिट वेक्टर है ना, एक्स में क्या होता है आई कैप, ठीक है, वाई में क्या होता है यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड में क्या होता है यूनिट वेक्टर के कैप। एक्स में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, वाई में क्या होता है जे कैप, और जेड में क्या होता है के कैप। तो यूनिट वेक्टर पे थोड़ा मल्टीप्लाई मतलब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं यूनिट वेक्टर पे, यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करो, मतलब थोड़ा डिस्कशन करोगे तो याद रखो आई डॉट आई दो वेक्टर है, समझे, आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा सोचो, अरे दो वेक्टर आई को आई से सेल्फ अगर डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो क्या होगा, सिंपल क्या होगा, मॉडुलस ऑफ आई का स्क्वायर होगा ना। अरे यहां से देखो यार, सेम वेक्टर से करोगे तो क्या होता है, सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ आई का आई वेक्टर का स्क्वायर होगा या नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ आई वेक्टर कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। तो याद रखेंगे दोस्त आई डॉट आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होता है 1। उसी तरह जे डॉट जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होगा 1। उसी तरह के डॉट के क्या हो जाएगा 1। तो याद रखिएगा, अच्छा ये आई डॉट आई 1 कैसे हुआ समझ गए ना, तो उसी तरह जे डॉट जे भी क्या होगा 1 होगा आपका, उसी तरह के डॉट के भी क्या होगा 1। तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर को, ठीक है, अगर उसी के साथ डॉट करा दोगे तो क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग को कौन कौन यूनिट वेक्टर स्टैंडर्ड पढ़ना है, आई जे के। तो आई जे के वाला ये फॉर्मूला याद रखना, आई डॉट आई बराबर 1 होता है, डॉट है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, भूल मत जाना इस बात को, ठीक है। जे डॉट जे क्या होगा 1 और के डॉट के क्या होगा 1, ठीक है। चलो और डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट मैं आपको लिखाया था यहाँ पे, देखो पॉइंट नंबर 2 देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा उसका रिजल्ट 0, क्योंकि बीच का एंगल 90 हो गया ना यार, दो परपेंडिकुलर वेक्टर तो थीटा तो 90 हो गया, तो ये वाला टर्म 0 हो गया ना, ये वाला टर्म 0 तो ये होल टर्म 0 हो गया ना। तो उसी तरह बता दो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कहीं पे लिखा हुआ आपको आई डॉट जे, क्या होगा इसका वैल्यू, देखो आई एक यूनिट वेक्टर है, जे भी क्या है आपको यूनिट वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, आई वेक्टर एक्स में होता है, जे वेक्टर क्या होता है वाई में, दोनों एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो आई डॉट जे क्या हो गया 0, क्योंकि परपेंडिकुलर आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 0, तो पूरा होल टर्म 0 हो गया आपका। उसी तरह जे डॉट के क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0। उसी तरह आपका के डॉट
के डॉट आई क्या हो जाएगा 0, सिंपल। ये आई डॉट जे सिंपल, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग यार, ये जो होता है ना दोस्तों, आपका नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको लिखा दे रहा हूं ना, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 देखो एक चीज सुनो, कहीं पर ए डॉट बी लिखा हो तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये बी डॉट ए लिखा रहता तो क्या लिखते हैं, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा सेम बात है नहीं है, सोचो 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 सोचो। कहीं पर ए डॉट बी है तो क्या लिखा गया, ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा सपोज करें आप बी डॉट ए लिखा रहे तो क्या लिखते, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, सिंपल। तो देखो तो दोनों बराबर हुआ ना, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं ए डॉट बी रहे या बी डॉट ए रहे, डॉट प्रोडक्ट में ये सेम होता है। मतलब क्या होता है, ए डॉट बी बराबर क्या होगा, बी डॉट ए, समझे। कहीं पर बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। मतलब जैसे देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बराबर क्या होगा, 3 इंटू 2 होगा कि नहीं होगा, ये उसी तरह का प्रॉपर्टीज है। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाए, बी डॉट ए, दोनों बराबर होता है। बट क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, बट यहां पे होता है ये ए डॉट बी बराबर क्या होगा, बी डॉट ए। मतलब देखो आई डॉट जे बराबर 0 होगा तो जे डॉट आई बराबर 0 ही होगा, ठीक है। जे डॉट आई बराबर क्या होगा 0। पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग को लिखना है, ये देख लो आप। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ना वैसे लॉ का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देना आपस में, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे मेरे दोस्त, ठीक है। बट ये लॉ आपको आना चाहिए। ये लॉ किस तरीके से, बड़ा सिंपल सा बात है। इससे पहले जो लोग पढ़े थे पॉइंट 9 में, आपका कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं उसको, नाम इंपॉर्टेंट, नाम याद नहीं रहेगा तो चलेगा आपको, ठीक है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कहीं भी इस तरीके से लिखा हो, ए डॉट बी प्लस सी, बी प्लस सी, इस तरीके से ले लो सी, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी। आप इसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ए इसके साथ भी डॉट में जाएगा और ए इसके साथ भी डॉट में जाएगा, मतलब इस तरीके से ए डॉट बी, ठीक है, प्लस ए डॉट सी, समझ गए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप। ये पॉइंट, अगला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 10, ठीक है। आप इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, जैसे सपोज करो 2 इंटू 3 प्लस 4 अगर होता है तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अरे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, ये वही है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, फॉलो करता है, सिंपल, समझे। ये किस तरह के मतलब है आपको, मेरे ख्याल से आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 11 में देखो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, मान लो कोई वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ, वेक्टर ए बराबर, देखो हम आपको बोले थे ना, हर वेक्टर आपको किस फॉर्म में दिखेगा, आई जे के, मैक्सिमम टाइम वेक्टर आपको दिखता है आई जे के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो मान लो कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में, इस तरह आई जे और के फॉर्म में है, इस तरह से मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए जेड के कैप, मैं समझ गया किस फॉर्म में है। मान लो कोई वेक्टर इस तरीके से 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो देखो हम ये 2 3 4 को ए एक्स ए वाई और ए जेड का नाम दिए हैं, ठीक है। ए एक्स क्या है, आई कैप का जो कॉफिशिएंट ए एक्स है 2 है, ए वाई क्या है आपका जे का जो कॉफिशिएंट है बहुत क्या है, ए वाई है मतलब 3। यहाँ पे जो के का कॉफिशिएंट वो ए जेड है, तो ए जेड यहाँ पे क्या होगा 4। समझ रहे हैं आप किस तरीके से दिया गया, बस क्योंकि हमको इससे एक फॉर्मूला बना के देना आपको, तो इसीलिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। मान लो दूसरा है आपका, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, मान लो कुछ, ये जरूरी नहीं कि ए और बी ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नोटेशन है तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। बी वेक्टर मान लो कुछ इस तरीके से है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, बी जेड के कैप, कुछ इस तरीके से ए और बी वेक्टर। तो देखो ए डॉट बी, ए डॉट बी, देखो आपका फॉर्मूला तो ए बी कॉस थीटा था, तो ए बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता होगा और बीच के एंगल पता होगा। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा आपको, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, बीच का एंगल तो नहीं पता है आपको, तो वो फॉर्मूला मत लगाओ आप।
यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब आपको इस फॉर्म में वेक्टर हो, आई जे के फॉर्म में वेक्टर हो, मतलब इस तरह से वेक्टर ए बराबर मान लो तो दिया हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस समय ए डॉट बी निकालने का तरीका सुन लीजिए क्या होता है। तरीका सिंपल होता है, आई के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ax इंटू बी एक्स। देखो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि ये स्केलर, ये मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन स्केलर या डॉट प्रोडक्ट किसके लिए, सॉरी स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट किसके लिए होता है, वेक्टर्स के लिए होता है। तो ये तो वेक्टर है ना, ये तो सिंपल है ना, कोएफिशिएंट को सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। प्लस उसी तरह फिर जे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो आपस में, ए वाई और बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई। अरे यार ए का क्या है, जे कोएफिशिएंट ए वाई, और बी का क्या है, जे कोएफिशिएंट बी वाई, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। प्लस उसी तरह आपको के का भी कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों का सम कर दो, ठीक है। ए जेड बी जेड, सिंपल, इतना सिंपल है ये, ए जेड बी जेड ए डॉट बी। मैं आपको तरीका बता दूं, अब आपको अगर ये समझ में आया तो आप प्रॉब्लम करोगे तो समझ में आ जाएगा वैसे, ठीक है। टेंशन मत लेना सर समझ में नहीं आया सर, टेंशन बिल्कुल मत लो, प्रॉब्लम्स करोगे समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है यार, बहुत ही क्या है, इजी टॉपिक है। जैसे चलो मैं आपको प्रूफ कर लेता हूं, आपको क्या निकालना है, ए डॉट बी ना, ए डॉट बी, ए डॉट बी। अब देखो ए डॉट बी करोगे तो ए वेक्टर क्या है आपका बताना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। डॉट बीच में डॉट है तो डॉट डालो। दूसरा क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है या नहीं है, डॉट है। तो अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार क्या होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अरे सिंपल अलजेब्रा में जैसे होता था वो यहाँ पे वैसे ही होगा। उसी तरह ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा और ये इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप, ठीक है, बीच में डॉट है तो डॉट इंटू क्या, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, लिख सकते हैं आप इसको ऐसे। सोचो ये टर्म इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये टर्म भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये टर्म भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ। उसी तरह ए वाई जे कैप डॉट, बीच में डॉट हो तो इसलिए डॉट लिखा, ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, कौन सा कर रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट पूरा टर्म लिखो, क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के, ठीक है। प्लस उसी तरह ए जेड के कैप, सॉरी ए जेड के कैप डॉट क्या हो जाएगा बोलो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मैं आपको ये प्रूफ कर दे रहा हूँ ये कहाँ से लाया हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको इसी के प्रॉपर्टी से प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इसको ये टर्म लिख सकते हो ना यार, सिंपल अलजेब्रा का जो रूल है वही रूल मैं भी लगाया हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट। अब देखो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे, बोलो हाँ करोगे। अब देखो इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो ए एक्स, देखो ये मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड, ए एक्स बी एक्स ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। ए एक्स इंटू बी एक्स हुआ, और देखो यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई है, ये दोनों वेक्टर हैं तो क्या हो जाएगा, बीच में डॉट है तो आई डॉट आई हो जाएगा। मतलब ये दोनों वेक्टर किस में जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर हमेशा कोई ना कोई या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मतलब या तो स्केलर प्रोडक्ट होगा या तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए आई डॉट आई लिखा गया है। क्या लिखा गया, आई डॉट आई। प्लस देखो अब देखो आई डॉट आई का वैल्यू कितना होता है, 1 ना। क्या होगा, आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ए एक्स इंटू बी एक्स ही हुआ ना। प्लस यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या लिखोगे बोलो, ए एक्स, ठीक है, बी वाई, अरे न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले लिख लिया, ठीक है, आई डॉट जे, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो आई डॉट जे। देखो डॉट या स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट न्यूमेरिकल्स के वाले के साथ नहीं होता, वेक्टर वाले के साथ होता। तो ये सब वेक्टर है ना, आई और जे वेक्टर, इसलिए आई जे के साथ लिखा गया। आई डॉट जे का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये वाला टर्म 0 हो गया ना,
तो सिंपल इसमें कौन सा टर्म बचेगा, सिर्फ आई वाला है भी, आई डॉट आई यही वाला बचेगा। आई डॉट के भी क्या होता है, जीरो, आई डॉट के भी क्या होता है, जीरो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी टर्म जीरो और ये भी टर्म जीरो आपका, ये भी टर्म जीरो ही होगा, है ना। उसके बाद ये भी टर्म जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे देखो ए वाई डॉट जे इंटू बी एक्स डॉट आई, देखो ए वाई बी एक्स तो मल्टीप्लाई में चला गया, जे डॉट आई क्या हो जाएगा, जीरो ना। इसको डायरेक्ट मैं जीरो लिख लूँ, पूरा टर्म ना लिख करके, ठीक है, डायरेक्ट जीरो लिख ले रहा हूँ। अब देखो इसके साथ करो ए वाई इंटू बी वाई इंटू जे डॉट जे, जे डॉट जे क्या होता है, वन, तो मतलब ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा, मतलब क्या होगा, प्लस ए वाई बी वाई प्लस, अब देखो तुम यहाँ पे ए वाई जे और इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड इंटू जे डॉट के, जे डॉट के क्या होता है, जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना आपका। अरे समझ रहे कैसे अंदर घुसा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे, अब ये वाले इसके साथ करो ए डॉट ए जेड के डॉट के कैप इंटू बी एक्स आई कैप, देखो ए जेड बी एक्स तो मल्टीप्लाई में चला गया, क्यों, न्यूमेरिकल वैल्यू ये सब, के कैप इंटू आई के कैप डॉट आई कैप क्या होगा, जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गया आपका। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या होगा, न्यूमेरिकल वाले को एक साथ ले लो, ए जेड बी वाई के डॉट जे क्या हो गया, के डॉट जे बीच का एंगल 90 है ना यार, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में एंगल कितना 90, तो के डॉट जे क्या हो जाएगा आपका, जीरो, ये भी टर्म जीरो हो गया आपका। अब देखो ए डॉट ए जेड के कैप इंटू बी जेड के कैप, ए जेड के कैप इंटू बी जेड के कैप, तो के कैप डॉट के कैप क्या हो गया, वन, तो क्या हो जाएगा ए जेड और बी जेड, ए जेड और बी जेड। देखो ये वाला टर्म तो वन हो गया, ये वाला टर्म वन हो गया, तो एक तो ये टर्म बचा, ये वाला तो जीरो हो गया, एक ये टर्म बचा और ये एक टर्म, बाकी सब जीरो हो गया ना। तो इसीलिए जब भी ए इस फॉर्म में हो और बी इस फॉर्म में हो, तो देखो ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी जो होता है सिंपल एक्स वाला, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, क्या आई कैप का कोएफिशिएंट, ए एक्स बी एक्स प्लस वाई जेड जे के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्या है, ए वाई बी वाई इंटू ए वाई बी वाई प्लस के कैप वाले कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए जेड बी जेड प्लस ए जेड बी जेड, सिंपल। ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपको क्या होना चाहिए दोस्त, याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद, आपको मेरे ख्याल से याद रहेगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, कोई आपको रॉकेट साइंस में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो एक वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर ए बराबर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी दिया रखा है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, आपको बोला क्या कि a डॉट बी निकालो, बच्चे क्या निकालो, a डॉट बी, पहले खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, a डॉट बी क्या होगा, a डॉट बी क्या होगा, एक तरीका ए बी कॉस थीटा जो फॉर्मूला डिफाइन किया था, दूसरा एक तरीका ये भी है, ये भी मैं आपको प्रूफ करके लेते हैं, ये भी होता है एक्स आई वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करो, जे वाले के कोएफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई करो और के वाले कोएफिशिएंट को एक साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे ए का आई वाले कोएफिशिएंट कितना 2 इंटू यहाँ पे क्या है, आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं तो 1 है ना, प्लस, अच्छा जीरो मत समझ लेना सर, कुछ नहीं तो जीरो है, नहीं बेटा, जीरो होगा तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा ना, फिर जे वाले का यहाँ पे कितना है बेटा 3 और बी के में कितना है 2 प्लस यहाँ पे देखो के का कोएफिशिएंट कितना है 4 इंटू यहाँ पे के का कोएफिशिएंट कितना 1, तो कितना हो गया आपका 2 प्लस 6 प्लस 4 तो 12, तो ए डॉट बी कितना हो गया इसमें, ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चे, क्या है डॉट प्रोडक्ट, कितना हो गया आपका 12 इज आंसर। इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं, आपको वेक्टर मैक्सिमम टाइम वेक्टर चैप्टर में वेक्टर ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। देखो वेक्टर देने का दो तरीका होता है, एक तो ये तरीका है आपको वेक्टर देने का, ठीक है, दूसरा तरीका वेक्टर देने का क्या है, सोचो, एक तो मैग्नीट्यूड बता दे और डायरेक्शन बता दे, मतलब एंगल बता दे कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है, वाई एक्सिस से कितने एंगल पे है, जेड एक्सिस से कितने एंगल पे, एक वो तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, आई जे के फॉर्म में बताने का, आई जे के फॉर्म में बताने का, ठीक है, नोट डाउन करो, ठीक है।
चलो ठीक है, हम लोग का ना लगभग हाफ एन आवर का हम लोग का वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और आज के लेक्चर को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मतलब फर्स्ट हाफ में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छा सब न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है। इस वीक में आपका शायद ये खत्म हो जाएगा वेक्टर। इस वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। ईजी है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। स्टे ट्यून विथ में, कुछ भी टफ नहीं है यार। फिजिक्स टफ होता ही नहीं है, फिजिक्स टफ होता ही नहीं है। जो बोल रहा है कि फिजिक्स टफ है, यकीन मानो वो झूठ बोल रहा है आपसे, वो आपके साथ धोखा दे रहा है। फिजिक्स टफ नहीं होता है। बच्चे लोग क्या होता है कि फिजिक्स में पता नहीं उनको किस तरह कॉम्प्लेक्सेशन है यार, वो फिजिक्स को उतना देते नहीं है जितना फिजिक्स एक्चुअली डिजर्व करता है यार। फिजिक्स यार बहुत बड़ा सब्जेक्ट है भाई। तुम समझते हो दुनिया में जितना भी टेक्नोलॉजी देख रहे हो आसपास में, वो सब फिजिक्स है यार, सब फिजिक्स है। तो यार कुछ तो रिस्पेक्ट देना चाहिए ना इस सब्जेक्ट को। आपका मेडिकल साइंस इतना हाई जा रहा है ना भाई, अभी वैक्सीन, कोरोना के वैक्सीन पे इतना सारा रिसर्च हो रहा है, बिना फिजिक्स का औकात था कर देता, नहीं हो सकता यार। फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तुम्हारा मेडिकल साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग साइंस हो यार। जो भी इंजीनियरिंग में जो बड़ा बड़ा ब्रिज देखते हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हो, फ्लाइट उड़ते हुए देखते हो, ये सब सारा क्या है, फिजिक्स है। सबका फाउंडेशन मतलब बेसिक जो होता है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है यार। यही 11th-12th का फिजिक्स ही है उसका बेसिक्स, ठीक है। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 11th-12th का फिजिक्स। और यकीन मानिए होगा क्या आपसे, जो गलतियों का मैं बता देता हूँ। आप स्टार्टिंग में ना फिजिक्स में हो सकता है कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट खो दोगे, और यकीन मानो बेटा अगर इंटरेस्ट खो दिए स्टार्टिंग में फिजिक्स, तुमको फिजिक्स इतना झेला देगा ना, इतना झेला देगा, ये सब्जेक्ट इतना टफ लगेगा ना तुमको कि तू ही बोलेगा यार साइंस हम क्यों ले लिए। बच्चे स्टार्टिंग में फिजिक्स को है ना थोड़ा अपना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के पढ़ो यार। स्टार्टिंग में जो बच्चा भी है ना, जैसे वीडियो लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस ठीक से अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप उसको देखना, एक कुछ दिन के बाद उसका हालत देखना, उसको उसके क्लास में बैठना है ना बेतुका होगा यार। उसका क्लास में बैठना नहीं बैठना मतलब सब बराबर है, ठीक है, ऐसा होगा। तो सो प्लीज आप लोग जो भी बच्चा लेक्चर देख रहे हो ना यार, अच्छे से देख लेक्चर। फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा अगर फिजिक्स अच्छा होगा ना, तुम्हारा माइंड का जो है ना सोचने का पावर बहुत ही अच्छा होगा यार। मतलब फिजिक्स अच्छा होने का मतलब ये सबूत होता है कि आपका माइंड, आपका थिंकिंग एबिलिटी बहुत हाई है। और थिंकिंग एबिलिटी अच्छा होगा तभी तो तुम आगे जाओगे ना, मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIT, ठीक है। तो हम लोग अपने डिस्कशन को इतना नहीं बढ़ाते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद फिर क्रॉस प्रोडक्ट को अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।